नमस्कार साथियों, मैं विमल शर्मा उड़ान आईएएस बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में डिस्कस करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। समुद्रगुप्त, जैसा आप जानते होंगे, गुप्त वंश का एक महान शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास में अगर हम किसी सबसे प्रारंभिक किसी महान साम्राज्यवादी शासक के बारे में अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख समुद्रगुप्त है। गुप्त वंश का महानतम शासक जिसने पूरे भारत में अलग अलग राज्यों पर इसने अभियान चलाए, आक्रमण किया और सभी युद्धों में इसने विजय हासिल की। तो समुद्रगुप्त का विजय अभियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप दें, या पीएससी मेंस के लिए भी, पीएससी मेंस रिटन एग्जाम के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं समुद्रगुप्त के विजय अभियान को। तो समुद्रगुप्त का विजय अभियान, ये क्वेश्चन आपको बार बार आया हुआ है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन किस किस अभिलेख से प्राप्त होता है, इसका स्रोत क्या है। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन हमको मिलता है प्रयाग प्रशस्ति से। ये प्रयाग प्रशस्ति है क्या? तो प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ लेख है। एक स्तंभ लेख है मतलब स्तंभ पर लिखे गए अभिलेख, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक स्तंभ है, एक खंभा है यहाँ पे। ये वही स्तंभ है जब मौर्य में आप पढ़ते होंगे अशोक ने कई प्रकार के अभिलेख जारी किए थे, शिलालेख, स्तंभ लेख। तो अशोक का ही एक स्तंभ लेख हुआ करता थी, अशोक के द्वारा स्थापित ही स्तंभ है, जिसमें अपने तरफ से अभिलेख को जोड़ा गया है। हरिशरण ने इसकी रचना की थी, प्रयाग प्रशस्ति की। तो जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया समुद्रगुप्त, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन हमको मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको बार बार बना हुआ है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन या समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी हमको कहाँ मिलती है। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान इसकी जानकारी मिलती है हमको प्रयाग प्रशस्ति। और अभी जैसे कि हमने देखा, प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ लेख है, एक अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। इसके रचयिता हैं हरिशरण। ये कई बार आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। तो हरिशरण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से इसमें लिखा है। हरिशरण न केवल दरबारी कवि बल्कि समुद्रगुप्त के कुमारामात्य भी थे, एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे, महासंधि विग्राहक मतलब विदेश मंत्री भी थे, महादंड नायक मतलब न्यायाधीश भी थे। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हरिशरण, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन बनता है आपको कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है, इसकी भाषा क्या है। तो प्रयाग प्रशस्ति की भाषा है संस्कृत। जब भी हम गुप्त काल की बात करते हैं, गुप्त काल की राजकीय भाषा हुआ करती थी, गुप्त वंश की राजकीय भाषा हुआ करती थी संस्कृत। यहां तक कि गुप्त वंश के काल को संस्कृत के उत्थान का काल भी कहा जाता है। तो प्रयाग प्रशस्ति याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है आपको। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत में लिखा गया है। तो हरिशरण के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है। तो प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है कि समुद्रगुप्त ने भारत के किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, किन किन राज्यों पर आक्रमण किया था और उन राज्यों के साथ कैसी नीति अपनाई। तो ये कौन सी बातें लिखी हैं और उसमें कौन सी नीति अपनाई थी समुद्रगुप्त ने। तो आप जब छत्तीसगढ़ इतिहास पढ़ते होंगे आप, वहां पे आप देखते होंगे कि समुद्रगुप्त ने हमारे छत्तीसगढ़ के 2 शासकों को पराजित किया था। एक हम पढ़ते हैं कि वाकाटक वंश के शासक हुआ करते थे महेंद्र सेन, और आप पढ़ते हो कि नल वंश के शासक व्याघ्रराज। इन दोनों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ये हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में। इसका मतलब ये है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियान के दौरान ये 2 शासक भी उनसे पराजित हुए थे।
ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जानकारी हमको मिलती है प्रयाग प्रशस्ति से। तो प्रयाग प्रशस्ति में सब कुछ वर्णन किया गया है। जैसे कि डिस्कस करें हम लोग, इसके विजय बयान को हम लोग ये 5 भागों में बाँटते हैं। तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को 5 भागों में बाँटा जा सकता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन किया गया है अलग-अलग राज्यों का, जैसे आर्यावर्त विजय। आर्यावर्त विजय, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब है उत्तर भारत अभियान। तो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर पथ विजय अभियान के दौरान, सॉरी, आर्यावर्त बोलते हैं उत्तर भारत क्षेत्र को। आर्यावर्त विजय अभियान के दौरान यह उत्तर भारत के राज्यों पर आक्रमण किया और यहाँ के 9 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को या 9 शासकों को पराजित किया। ठीक, तो एक बढ़िया प्रश्न बनता है कि 9 राज्यों को पराजित करने के बाद उनसे समुद्रगुप्त ने कैसी नीति अपनाई। तो कौन सी नीति अपनाई? जैसे कि छत्तीसगढ़ के जब इतिहास आप पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने महाकांतर के राजा व्याघ्रराज और वाकटक वंश के शासक जो महेंद्र सेन हुआ करते थे, उनको उनके साम्राज्य को वापस कर दिया था, उनको माफ कर दिया था, क्षमा कर दिया था। वैसे ही अलग अलग राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने अलग अलग नीति अपनाई है। तो अगर पूछे कि आर्यावर्त विजय अभियान के दौरान आर्यावर्त राज्यों के साथ या उत्तर भारत के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने कैसी नीति अपनाई है, तो समुद्रगुप्त ने इन उत्तर भारत के राज्यों का समूल नाश कर दिया, पूरे तरीके से इनको समाप्त कर दिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति को कहा गया है, इस नीति को बोला गया है प्रसभोद्धरण की नीति। प्रसभोद्धरण की नीति, इसका मतलब होता है समूल नाश कर देना। तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो प्रयाग प्रशस्ति में हमको मिलते हैं। तो आर्यावर्त विजय अभियान मतलब उत्तर भारत अभियान। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया और उन राज्यों को समूल नाश करके, संपूर्ण तरीके से समाप्त करके अपने गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। क्योंकि उत्तर भारत के राज्य उसके पड़ोसी राज्य थे, जैसे कि गुप्त वंश की जो केंद्र हुआ करता था, राजधानी हुआ करती थी, वो थी पाटलिपुत्र। तो सीधी सी बात है, चाणक्य भी आपको सिखा के गए हैं कि आपके जो निकटतम पड़ोसी होते हैं वो आपके लिए खतरा हो सकते हैं। तो उत्तर भारत के राज्य मतलब गुप्त वंश के पड़ोसी राज्य हुआ करते थे, इसलिए उनको सीधा सीधा ये अपने साम्राज्य में मिला लेता है। इस नीति को बोला गया है प्रयाग प्रशस्ति में प्रसभोद्धरण की नीति। प्रसभोद्धरण की नीति मतलब समूल नाश कर देना। फिर देखते हैं दक्षिणापथ विजय। दक्षिणा मतलब दक्षिण भारत अभियान। दक्षिणापथ विजय से आशय है दक्षिण भारत अभियान। दक्षिण भारत अभियान, तो ये क्वेश्चन बनता है और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका दक्षिण भारत अभियान। जैसे कि हम लोग अभी बताया आपको कि छत्तीसगढ़ के शासक भी इससे संबंधित है। हमारे वाकटक वंश के शासक महेंद्र सेन, जिनको हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में, और नल वंश की बस्तर के जो शासक हुआ करते थे नल वंश के व्याघ्रराज, वो 2 भी से संबंधित हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त का दक्षिण भारत अभियान या दक्षिणापथ विजय अभियान। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया। यहाँ पे 12 राज्यों या 12 शासकों को पराजित किया और इनके साथ एक बहुत ही अच्छी नीति अपनाई समुद्रगुप्त ने, जिसको इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त के धम्म विजय या धर्म विजय की संज्ञा दी है। जैसे कि इन 12 राज्यों के साथ कौन सी नीति अपनाई, तो दक्षिणापथ विजय के दौरान या दक्षिण के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने जिस नीति को अपनाई उसको प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, मोक्ष मतलब मुक्ति। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों के साथ एक बहुत ही अच्छी नीति अपनाई, एक बहुत ही उदार नीति अपनाई। इनको अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया, इनको क्षमा करके उनका साम्राज्य वापस कर दिया। तो मतलब दक्षिण भारत के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने मित्रता पूर्वक व्यवहार किया, मित्र बना लिया अपना। ठीक, इससे ठीक ये भी महत्व है कि उसको सुरक्षा मिलती मित्रता से। तो नाम मात्र का किसी हरजाना लिया, कर वगैरह लिया, लेकिन उनके राज्यों को उनको वापस कर दिया। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के भी 2 शासक इससे जुड़े हुए हैं। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल नरेश
महेंद्र को पराजित किया, जिसको हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में महेंद्र सेन के नाम से पढ़ते हैं, और उस समय छत्तीसगढ़ वाकाटक वंश के महेंद्र सेन के अधीन था। ठीक, तो यहाँ पे इसी दक्षिण भारत अभियान में हमको पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया। और जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम पढ़ते हैं कि वो महेंद्र सेन हुआ करता था वाकाटक वंश का। और इसी अभियान के दौरान इसने महाकांतार, तो प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि समुद्रगुप्त ने महाकांतार के राजा व्याघ्र को या व्याघ्रराज को पराजित किया। और जैसा छत्तीसगढ़ में हम लोग पढ़ते हैं कि इस समय नल्ल वंश का शासन था, महाकांतार मतलब हमारा बस्तर क्षेत्र। तो ये दो शासक हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति में यह वर्णन किया गया है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान के दौरान किन किन राज्यों को पराजित किया। उसमें से दो नाम ये हैं, कौशल नरेश महेंद्र और महाकांतार के शासक व्याघ्रराज। तो बहुत महत्वपूर्ण है, दक्षिण के राज्यों के साथ कैसी नीति अपनाई, तो उसने नीति अपनाई ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति, इनको उनके साम्राज्य वापस कर दिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है। तीसरा, युद्ध अभियान का तीसरा भाग, जो जनजाति राज्य जो है, तो आठविक विजय, या आठविक राज्य विजय। तो इस विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने विंध्याचल क्षेत्र या विंध्य क्षेत्र के जो जनजाति राज्य थे उनको पराजित किया। तो आठविक विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने विंध्य क्षेत्र के जनजातीय राज्यों को जीता। जनजातीय राज्यों को जीता। अब क्वेश्चन बनता है कि इन राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने क्या व्यवहार किया, आठविक राज्यों के साथ या इन जनजातीय राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने कौन सी नीति अपनाई। तो आठविक राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई उसे कहा जाता है पारिचारिका कृत की नीति। पारिचारिका कृत की नीति। पारिचारिका कृत की नीति का मतलब होता है उनको अपना सेवक बना लिया, उनके साम्राज्य मिलाया नहीं, उनको अपना अधीन कर लिया, अपना सेवक बना लिया। पारिचारिका कृत का मतलब होता है सेवक बना लेना। तो जनजातीय राज्यों को समुद्रगुप्त ने अपना सेवक बना लिया। तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ। अब अगर हम बात करें, जैसे पीछे हमने देखा था, अगला जो है सीमांत राज्य विजय। सीमांत मतलब जो सीमावर्ती प्रांत थे, जो सीमा के जो राज्य हैं, इसमें भी अगर बात करें तो दो प्रकार की सीमाएं हैं। एक पूर्वोत्तर विजय है, पूर्वोत्तर भारत, जिसमें आपका असम जो क्षेत्र आता है, नेपाल जो क्षेत्र आते हैं, या इसको हिमालयी राज्य बोल सकते हो। हिमालय क्षेत्र के जो राज्य थे, एक वहां पे समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया था, और एक पूरे पश्चिमी भाग, हमारा पश्चिमोत्तर भाग, जहां पे विदेशी वंशों का शासन हुआ करता था। तो इनके साथ कैसी नीति अपनाई समुद्रगुप्त ने। तो अगर हम बात करें जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य थे, जिसमें असम, जिसको कामरूप कहा गया है, नेपाल हो गया आदि। तो पूर्वोत्तर भारत मतलब जो हिमालयी राज्य हैं, पूर्वोत्तर सीमा से लगे हुए भारत के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के, असम नेपाल जैसे राज्य, यहाँ पे समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया और कौन सी नीति अपनाई। तो इनसे समुद्रगुप्त ने कर वसूला, कर के माध्यम से उनको अपने अधीन किया। इस नीति को बोलते हैं सर्व कर दानाज्ञाकरण की नीति। सर्व कर दानाज्ञा, तो ये कर से याद रखना है आपको, उनसे कर वसूला। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से या सीमावर्ती जो स्थानीय वंश हुआ करते थे, देशी राज्य हुआ करते थे, उनसे समुद्रगुप्त ने कर वसूला।
फिर अगर बात करें विदेशी राज्य या पश्चिम क्षेत्र में जो राज्य हुआ करते थे या जिनको हम विदेशी राज्य बोल देते हैं, तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हमेशा विदेशियों का साम्राज्य, विदेशियों का राज्य हुआ करता था। तो समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों के साथ कौन सी नीति अपनाई? तो विदेशी राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई थी उसे कहा गया है प्रयाग प्रशस्ति में कन्योपायन, कन्योपायन की नीति। कन्योपायन की नीति। कन्योपायन की नीति, और कन्योपायन की नीति का मतलब है समुद्रगुप्त ने विदेशी राज्यों की राजकुमारियों के साथ विवाह किया या विदेशी राज्यों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो ये थे समुद्रगुप्त के विजय अभियान के वो राज्य कि कहां कहां पर उसने आक्रमण किया और कैसी कैसी नीति अपनाई। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके बन सकता अब बन सकता है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन कीजिए। तो याद रखना आपको उत्तर भारत अभियान या जिसको आर्यवर्त विजय बोला गया है, इसने उनके साथ नीति अपनाई प्रसभोद्धरण की नीति। इन राज्यों को आक्रमण करके पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, समूल नाश कर दिया इन राज्यों का और अपने गुप्त साम्राज्य में ला लिया। दक्षिणापथ अभियान या दक्षिण भारत अभियान बोल सकते हो, दक्षिणापथ विजय। दक्षिण के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने अच्छा व्यवहार किया, उनको परास्त करने के बाद भी, पराजित करने के बाद भी उनको उनके साम्राज्य वापस कर दिए। और इस नीति को कहा जाता है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। जनजातीय राज्य या जो आर्टिक विजय जो हम बात करते हैं, जनजातीय राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने कैसी नीति अपनाई? उस नीति को कहा जाता है पारिचारिकाकृत की नीति, उनको अपना सेवक बना लिया। विदेशी राज्यों के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए जिसे कहा जाता है कन्योपायन की नीति। और जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य थे या हिमालयी राज्य जिनको कहा जाता है, जिसमें असम, जिसको कामरूप कहा जाता था, नेपाल के जो क्षेत्र आते हैं, इन राज्यों के साथ समुद्रगुप्त ने जो नीति अपनाई उसे कहा जाता है सर्व कर दानाज्ञाकरण की नीति। इनसे वो कर वसूलता है। तो ये इसके विजय अभियान है। तो इनसे संबंधित अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो ये पहला प्रश्न है आपका जो बार बार आपको पूछा हुआ है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो वो था हरिसेन, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। ये सभी गुप्त काल के बड़े बड़े विद्वान हैं। कालिदास सबसे महानतम कवि थे गुप्त काल के। तो हरिसेन, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का वर्णन है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति किस अभिलेख में अंकित है? तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग, प्रयाग मतलब इलाहाबाद, ठीक, इलाहाबाद स्तंभ लेख भी बोलते हैं इसको। तो प्रयाग प्रशस्ति एक्चुअल में क्या है? प्रयाग प्रशस्ति एक स्तंभ लेख है, खंभों पर लिखा गया अभिलेख है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। अगला बात करते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इसमें इसकी तुलना इंद्र से की गई है। समुद्रगुप्त की तुलना इंद्र देवता से की गई है। साथ में समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर से भी की गई है। कुबेर। दक्षिणापथ के कितने शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था? तो अभी हमने डिस्कस किया कि दक्षिण भारत के 12 राज्यों को दक्षिणापथ अभियान के दौरान उसने 12 राजाओं को पराजित किया, 12 राज्यों को पराजित किया, जिसमें हमारे कौशल के राजा महेंद्र या जिनको वाकटक वंश के महेंद्र सेन माना जाता है और नलवंशी शासक व्याघ्रराज, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि महाकांतार के राजा, महाकांतार मतलब हमारा बस्तर क्षेत्र, वहां के शासक व्याघ्रराज को पराजित किया था। तो कुल यहाँ पे 12 राज्य हुआ करते थे जिनके बकायदा नाम के साथ लिखा गया है दक्षिणापथ अभियान के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक, तो ये इसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न कि प्रयाग प्रशस्ति में प्रयुक्त भाषा क्या थी? इसका मतलब प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो जब भी हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल की जो राजकीय भाषा थी वो थी संस्कृत। कालिदास जैसे महानतम विद्वान यहाँ पे हमको देखने मिलते हैं। गुप्त काल को संस्कृत के उत्थान का काल कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, प्रयाग प्रशस्ति भी या जितने भी अभिलेख हमको गुप्त वंशों के मिले हैं, गुप्त शासकों के मिले हैं, सभी संस्कृत में लिखे मिलते हैं। ये भी आपको याद रखिएगा। फिर अगर हम बात करें प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार दक्षिणापथ विजय में समुद्रगुप्त ने किस रणनीति का या किस नीति का उपयोग किया? तो अभी हमने डिस्कस किया था कि दक्षिण के राज्यों के साथ दक्षिणापथ अभियान के दौरान समुद्रगुप्त ने उनसे मित्रता पूर्वक व्यवहार किया। ठीक,
कुछ हर्जाना लिया, कुछ किसी से टैक्स लिया, कर के रूप में वसूला, लेकिन उनको उनके साम्राज्य वापस कर दिए, जिसको कहा जाता है ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको सही है, करारोपण और मैत्री। तो इस तरीके से इसने यहाँ पे नीति अपनाई दक्षिण के राज्यों के साथ, जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये था समुद्रगुप्त के विजय अभियान। एक अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके मेंस के लिए भी, सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी काम का है। मेंस के लिए 8 नंबर तक का अच्छा प्रश्न बन सकता है कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन कीजिए। तो ये थे, ये ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति जिसकी रचना की हरीश ने, और ये सभी इसकी नीतियां। ये थे समुद्र, जिसमें ये 5 भागों में हमने देखा है। ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।